इसका मतलब होता है सौगात, सौगात देना या दान देना। तो ये अब एक भारतीय समाज की जड़ मूल बुराई बन गई है। लेकिन प्राचीन समय में ये रिवाज था कि विवाह के समय दूल्हे और उसके परिवार को कुछ उपहार दिए जाते थे। उस समय इसको भारत में कहते थे वर दक्षिणा, क्योंकि कन्यादान हो रहा होता था ना। तो कन्यादान जिसको किया जा रहा है तो उसको दक्षिणा दी जाती थी, तो उसको कहते थे वर दक्षिणा। तो बाद में इसका नाम दहेज हो गया। तो इसका प्रयोग एक ऐसे प्रबंध के रूप में वर वधू के लिए होता था जो विपत्ति के समय उनके काम आता था। और इस व्यवस्था की शुरुआत तब हुई जब आमतौर पर लड़कियां शिक्षित कम होती थी या नहीं होती थी और रोजगार में नहीं थी, और उनको पारिवारिक आय को पूरा करने का अवसर जरा कम प्राप्त था, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी में उनका रोल ना के बराबर था। उनको बस चूल्हा चौकी यही सब करना होता था। तो रिवाज के रूप में उपहार देने का एक अन्य कारण भी था, जैसे लड़कियां जो है वो पारिवारिक संपत्ति में उनको हिस्सा नहीं मिलता था। तो जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी, तो भारत में लड़कों को ही हिस्सा मिलता था, लड़कियों को नहीं मिलता था। क्योंकि ऐसा होता था कि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा तो जो उनके पिता होते थे वो दूसरे लिहाज से विवाह के समय पुत्री को कुछ नकद या और अन्य वस्तुएं दे देते थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि धीरे धीरे लड़के और उनके परिवार इसको अधिकार के रूप में समझने लगे, और फिर उपहार जो है वो मांगने की एक परंपरा बन गई। उपहार कोई मांगा तो जाता नहीं है, उपहार तो दिया जाता है, गिफ्ट तो अपनी मर्जी से दिया जाता है। लेकिन फिर ये इसको लोग अधिकार समझने लगे और उपहार को मांगने की एक परंपरा और प्रथा बन गई। उसके बाद सरकार ने कोशिश की इसमें कुछ किया जाए, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसमें ये व्यवस्था की गई कि लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया जाए। लेकिन तब उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1961 में भारत सरकार एक अधिनियम लाई जिसका नाम था हिंदी में दहेज निषेध अधिनियम। निषेध का मतलब जिसको रोका जाए, अंग्रेजी में उसका नाम था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, या हिंदी में दहेज निषेध अधिनियम 1961। और ये कानून लाकर सरकार ने इस प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन रुकने के बजाय ये बुराई तो और भयानक अनुपात में बढ़ गई। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। तो मुझे एक एक घटना याद आती है। ये घटना उस समय की है जब संविधान बन रहा था। उस समय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक डिग्री कॉलेज में एक लेक्चर देने के लिए बुलाया। तो मैं पूरे लेक्चर की बात नहीं करूंगा। उस लेक्चर में बाबा साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आप देखिएगा कि वो जितनी प्रासंगिक तब थी, कदाचित उतनी ही प्रासंगिक आज भी है। और कितने जीनियस थे वो, उनको कितना भविष्य दृष्टा भी थे, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय उन्होंने कहा अपने लेक्चर में कि अगर हम ये सोचते हैं कि कोई कानून बना देने से हम किसी कुरीति को, किसी बुराई को खत्म कर देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। जब तक हम समाज की चेतना को जागृत नहीं कर पाएंगे, तब तक केवल कानून बना देने मात्र से उस कुप्रथा को, उस कुरीति को हम समाप्त कर देंगे। अगर हम ऐसा समझते हैं तो ये हमारी भूल होगी। ये उन्होंने उस समय कहा था, और मुझे लगता है कि जितना प्रासंगिक ये तब था उतना ही प्रासंगिक आज भी है। उसी के साथ मुझे एक, जो मेरे साथ एक घटना घटी, मैं उसको बता करके अपनी बात आपसे शुरू करूंगा कि सामाजिक चेतना हम जगा पाए या नहीं जगा पाए, फिर ये हमारी छात्राएं इस पर निर्णय देंगी। कुछ समय पहले एक अभियान चल रहा था, एक नया कानून आया, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम।
तो उस समय सरकार ने एक अभियान चलाया और ये उनका उद्देश्य ये था कि अगर आपके आस पड़ोस में कहीं घरेलू हिंसा हो रही है तो आप मूक दर्शक न रहिए, आप उसमें हस्तक्षेप करिए। तो उस अभियान का नाम था बेल बजाओ। तो वो अब टीवी ऑन करिए तो वही बेल बजाओ अभियान उसी के बारे में आता था, रेडियो ऑन करिए बेल बजाओ, गाड़ी में बैठिए एफएम चलता था उसमें भी बेल बजाओ। तो जब ऐसा अभियान चलता है ना तो आदमी के दिमाग में वो लगातार चलना शुरू होता है। और वो, क्योंकि मैं भी लगातार उसको सुनता था, तो एक दिन मैं कहीं से पास हो रहा था तो मैंने देखा कि एक कपड़े प्रेस करने वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीट रहा था और वो घूंसे लाते थप्पड़ सब मार रहा था और वो बुरी तरह रो रही थी, दैया अब्बा अम्मा करके रो रही थी। और वो दो तीन लाते घूंसे मारता था और वो रोती थी और फिर वो तो लगातार रो ही रही थी। और फिर वो थोड़ा सा फिर प्रेस करता था, फिर आता था, फिर अपना दो तीन थप्पड़ और मारे, फिर चला गया। फिर यही कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोको। मेरे दिमाग में वही चल रहा था, बेल बजाओ। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, ये घरेलू हिंसा हो रही है, इसमें मुझे कुछ करना चाहिए। मैं रुका और मैंने उस व्यक्ति को रोकने का बहुत प्रयास किया, मैंने उसको बहुत कुछ कहा रुक जाओ ये, लेकिन जैसे वो बहरा हो गया था, वो बिल्कुल मुझे अनसुना कर रहा था, जैसे कि कोई हो ही ना सामने। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं इसे कैसे रोकूं। तो उस समय जो मेरा ड्राइवर था वो जरा लहीम शहीम था, आजकल तो दुबला पतला है। तो मैंने अपने ड्राइवर को आवाज लगाई, मैंने कहा इसको दो हाथ लगाओ। अच्छा, से ही मैंने कहा इसे दो हाथ लगाओ, तो मेरा ड्राइवर तो आगे बढ़ ही नहीं पाया। वो जो मार खा रही थी वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह उठी और उछल के मेरे सामने आ गई। बोली तुमसे मतलब, तुमको बुलाया था क्या? हमारा मरा था, चाहे मारे चाहे पीटे चाहे मार डाले, तुमको तुमसे मदद मांगने गए थे। तुम हो कौन? तुमसे क्या मतलब? वो ऐसे उछल के आई, ऐसे लगा जैसे मुझ पे हमला कर देगी, मुझे मार देगी। मैं अपनी गाड़ी में बैठा चला गया। और कहा जाता है कि महिलाओं को वस्तु नहीं समझना चाहिए, ये कोई उपभोग की वस्तु नहीं है। मुझे आज भी याद है कि जब उस महिला ने ऐसे करके हाथ उठाया तो यहाँ उसकी बाजू में एक, आजकल जिसे टैटू कहते हैं ना, उस समय गोदना कहते थे, तो यहाँ लिखा हुआ था कल्लू की दीदी सुखा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि ये जो मारपीट कार्यक्रम कर रहे हैं ये साहब है कल्लू, और ये जो मार खा रही है इसका नाम है सुक्खा। और यहीं मिल यहाँ छपा हुआ है, उसको मिट नहीं सकता, यानी कि ये उसकी संपत्ति है कल्लू की। वो चाहे मारे चाहे पीटे, और वो उस जिसका नाम सुक्खा यहाँ बाजू पे लिखा था उसने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था कि ये चाहे मारे चाहे पीटे हम इसी की संपत्ति। बाबा साहब की बात याद करिए। कानून तो बना हुआ था 2005 में, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम। अगर मैं उसे कहता कि बेटा चलो हम तुम्हारा मुकदमा लिखा देंगे, पुलिस स्टेशन चलो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, आपको क्या लगता है वो मेरे साथ जाती? नहीं जाती। वो तो मुझे भी हमला करने वाली थी। इसका मतलब कि हम समाज में चेतना जागृत नहीं कर पाए। केवल कानून बना देने से होगा? नहीं होगा। कानून तो बहुत दिनों से बने हुए हैं। अब अगर हम एंटी डाउरी एक्ट की ही बात करें तो ये 1961 का कानून है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दहेज ज्यादा कौन लेता है, कम पढ़ा लिखा या ज्यादा पढ़ा लिखा? कोई एक छात्रा इसका उत्तर दे दे। कम पढ़ा लिखा या ज्यादा पढ़ा लिखा? सर ज्यादा पढ़ा लिखा। तो फिर अब आप समझ लीजिए। ज्यादा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए शिक्षा वो है जो व्यवहार में आए। अगर शिक्षा हमारे व्यवहार में नहीं आई तो फिर तो वो किताबों का बोझ हमारे सर पे रखा हुआ है। फिर तो जो डिग्री हमने अपने गले में लटका रखी है ना, वो केवल हमारे माता पिता ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारी पढ़ाई पे जो खर्चा किया है ना, उसकी रसीद भर है बस वो। यस सर। वो डिग्री का कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा वही है जो व्यवहार में आए।
यदि शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकती तो वो शिक्षा नहीं है, बोझ है। तो जरा सा इसके बारे में भी सोचना होगा कि क्या हम वास्तव में शिक्षित हो रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा वापस लौटते हैं अपने विषय पर, जो हम दहेज के बारे में बात कर रहे थे। तो अब हमने देखा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसमें लड़कियों को फादर की प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बन गया फिर भी कुछ नहीं हुआ, बुराई तो बढ़ती चली गई। उसके अलावा दहेज अधिनियम के निर्धारण के लिए सरकार ने भारतीय दंड संहिता, जिसे हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें कुछ अनिवार्य संशोधन भी किए। तो अब हम देखें कि इसके कुछ प्राविधानों के बारे में देखें, और ये अधिनियम लाया क्यों गया। अगर आप नोट करना चाहें तो अपनी नोटबुक में लिखिए दहेज निषेध अधिनियम 1961, और अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आप लिखिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस अधिनियम का उद्देश्य है दहेज लेने और देने, दोनों बातें हैं, देखिए, लेने और देने, इस बुरी प्रथा का निषेध करना, यानी इसको रोकना। क्योंकि समस्या बुनियादी तौर पर ये समाज की समस्या है, इस समाज मूलक है। इसलिए सरकार ने इसको रोकने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें संशोधन किया, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया। ये 1956 में हुआ। जब नहीं हुआ तो फिर ये सोचा गया कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे इस प्रथा को दंडनीय बनाया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई भी दहेज दिया जाए, अगर दे ही दिया जाए, तो इसका लाभ अंततः महिला को मिले और लोग ना उसको लूट लें। साथ ही इस अधिनियम का उद्देश्य आम जनता को शिक्षित करना और इस बुराई का उन्मूलन करना था। अब देखें कि दहेज है क्या। ये जो अधिनियम 1961 का जो हमने नाम लिया, इसमें दहेज को परिभाषित किया गया। उसमें धारा 2 है, धारा 2 दहेज को परिभाषित करती है, उसमें परिभाषा दी है। इसके अनुसार किसी भी प्रकार की संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु, जमानत राशि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को, देखिए हम लोग जो देखते हैं कि जो वधु पक्ष है वो वर पक्ष को देता है, तो हमारा बहुत बड़ा देश है, कई जगह इसका उल्टा भी होता, जहां वर पक्ष वधु पक्ष को देता है और फिर दूल्हे की विदाई होती है और वो इधर रहने आ जाता, ऐसा भी होता। हालांकि बहुत कम होता, सामान्यतः ये देखा गया है कि वधु पक्ष वर पक्ष को देता। तो इसको हमने न्यूट्रल बनाया कानून को, इसीलिए हमने कहा कि एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को, अथवा दोनों में से किसी एक के माता पिता द्वारा, अथवा विवाह के किसी भी पक्ष के किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी दोनों में से विवाह के कोई एक पक्ष को या अन्य व्यक्ति को विवाह के समय पहले, देखिए 2-3 चीजें हैं, या तो विवाह के समय होगा, विवाह के पहले हो सकता है, या विवाह के बाद। तीन बार हो सकता, 3 जगह हो सकता है, विवाह के पहले, विवाह के समय और विवाह के बाद, किसी और टाइम भी हो सकता। ठीक, तो दोनों पक्षों को के लिए बात है, अगर दोनों पक्ष उसके लिए राजी हो गए, एक तरीके का एग्रीमेंट हो गया, कि अगर आप ये हो जाएगी तो हम आपको ये दे देंगे, तो उसको दहेज कहते हैं। लेकिन मुस्लिम्स के मामले में दहेज या मेहर इसमें शामिल नहीं है। मुस्लिम्स के मामले में जहां पे शरीयत एक्ट लागू होता, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट, उसमें ये लागू नहीं। लेकिन जो बच्चे हैं इसको देख रहे हैं, वो परेशान ना हो, उनके लिए दूसरी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, उसके लिए दूसरी व्यवस्था है। तो इस प्रकार दहेज का अर्थ है कि किसी जो मुस्लिम बच्चियां सुन रही होंगी उनके लिए व्यवस्था है, अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे, वो व्यवस्था सबके लिए है, अभी आगे देखेंगे। इस प्रकार दहेज का अर्थ है किसी प्रकार की संपत्ति अथवा मूल्यवान जमानत राशि, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अथवा विवाह के दोनों पक्षों में किसी एक के माता पिता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के समय अथवा पहले या विवाह के बाद, तीनों टाइम हमने बात कर ली, किसी भी समय विवाह से संबंधित पक्षों को दिया जाए या देने के लिए राजी हूं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, मुस्लिमों के मामले में दहेज या मेहर इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो बच्चियां हैं यहाँ पर मुस्लिम इस्लाम की फॉलोअर्स, उनके लिए भी व्यवस्था है, वो अभी हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे। तो विवाह से संबंधित नकद या आभूषण या मूल्यवान वस्तुएं वधु के माता पिता या रिश्तेदारों द्वारा विवाह के अन्य पक्ष को आमतौर पर वधु को विवाह के समय अथवा पहले या विवाह के बाद दिया जाता। आप कहेंगे इतना सब खुलेआम चलता रहता है, लाखों रुपए का लेन देन होता रहता है, तो पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? इसमें एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप। फॉर्मूला ये है कि मांग का मतलब दहेज, अगर मांग नहीं है तो दहेज नहीं, तो क्या है? तब वो गिफ्ट है। बात समझिए आपने? अगर मांगा गया है तो दहेज है, मांगा नहीं गया है तो गिफ्ट है। अभी कोई माता पिता अपनी बच्ची को कुछ दे रहे हैं तो वो गिफ्ट है। अब भारत में क्या होता है? भारत में वो गिफ्ट रहता है जब तक लड़ाई ना हो जाए। जैसे ही झगड़ा होता है तो वो गिफ्ट जो है दहेज में परिवर्तित हो जाता है। यही बात समझने वाली है। शुरुआत से ही आपको समझना पड़ेगा ना कि अगर गिफ्ट है तो फिर वो इसमें नहीं आएगा। कब गिफ्ट नहीं होगा? जब मांगा जाएगा, जब मजबूर किया जाएगा, तब वो गिफ्ट नहीं होगा, तब वो दहेज बन जाएगा। अब इसमें सजा क्या है दहेज लेने अथवा देने की? यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के बाद, यानी ये 1961 के बाद की बात कर रहे हैं, दहेज देता है या लेता है, यानी दहेज देना भी अपराध है, लेना भी अपराध है, देना भी अपराध है, या कोई व्यक्ति दहेज देने या लेने के लिए उकसाता, तो उसको कारावास हो सकता है जिसकी अवधि 5 साल से कम नहीं होगी, या 15,000 रुपए का जुर्माना। आप कहेंगे 15,000 तो बहुत कम है, तो इसमें आगे ये भी कहा गया है कि या जो दहेज में जो धनराशि दी गई है, जो काइंड में भी हो सकता है कि जो पलंग दिया गया, टीवी, फ्रिज, सोफा सेट, या जो भी हो सकता है, उसका जो मूल्य है उसके समतुल्य राशि, इन दोनों में से जो अधिक होगा इतना जुर्माना भी होगा। तो इस प्रकार से दंडित होगा। अब जो विषय हम आपसे कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था ना कि डिमांड का मतलब दहेज, डाउरी, और अगर डिमांड नहीं है तो उपहार। तो अब जो मामले में आपसे डिस्कस करने वाला हूं उनमें लागू नहीं होता, यानी ऐसे उपहार जो विवाह के समय वधु को दिए जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि एक सूची बनाई जाएगी। इसके अंदर एक अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार को नियम बनाने की पावर दी गई है। उसमें नियम यह बनाया गया है कि एक सूची बनेगी, एक लिस्ट बनेगी क्या क्या दिया जा रहा है उपहार में, ठीक। और उस सूची में वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के हस्ताक्षर। लेकिन ऐसा होता नहीं, कहीं आपने देखा होता हुआ? कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो बाबा साहब की बात। हाँ बोलिए, कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहते हैं क्या? बीच में आवाज आई थी। अच्छा चलिए, किसी का भाई गलती से ऑन हो गया होगा, आगे चलते हैं। और ऐसे उपहार जो विवाह के समय वर को दिए जाते हैं बशर्ते उस सूची में हो। सूची इंपॉर्टेंट है। अगर सूची में उपहार तो है लेकिन उपहार की सूची होनी चाहिए। अब देखिए, जो सरकारी कर्मचारी चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्यों के, हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में हो, तो जो एक कंडक्ट रूल्स होते हैं, आचरण नियमावली। अभी आप हो सकता है आप में से बहुत सी बच्चियां सरकारी सेवा में चली जाएं, तो जब आप सरकारी सेवा ज्वाइन करेंगी तो वहां पे कंडक्ट रूल्स होते हैं, यानी हमारा कंडक्ट या आचरण कैसा होगा, वो बहुत डिटेल में भारत सरकार में भी है, राज्यों में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश
सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956। तो उसमें दहेज लेना और देना निषिद्ध है, मना है उसमें। और उसमें कहा गया है कि यदि कोई सरकारी सेवक दहेज लेता है या देता है, देखिए दोनों, तो इसे आचरण नियमावली का उल्लंघन माना जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दें, पिछले साल से लागू हुई है, उसमें ये उत्तर प्रदेश के लिए, उसमें ये कहा गया है कि ऐसे सभी उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी जिनका विवाह, कोई कट ऑफ डेट तो रखनी होगी ना, तो कट ऑफ डेट है 31 अप्रैल 2004। तो जिनका विवाह 31 अप्रैल 2004 के बाद हुआ है, अब जिनका हो रहा है, उन सबको एक अंडरटेकिंग देनी है। तो पुराने लोगों से अंडरटेकिंग ले ली गई और उसमें उनको घोषणा में लिख के देना है कि मेरा विवाह इस डेट को हुआ था और मैंने अपने विवाह में दहेज नहीं लिया। और अब जो लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग के समय ही अब सबको ये देनी होगी उत्तर प्रदेश में कि मेरा विवाह नहीं हुआ, अगर हो गया है तो हो गया, और मैंने दहेज नहीं लिया। अब ये सरकार के सामने घोषणा, और अगर नहीं हुआ तो कहीं मेरा विवाह नहीं हुआ और मैं ये घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैं दहेज ना तो लूंगा ना दूंगा। अब ये उत्तर प्रदेश में पिछले साल से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है और ये अनिवार्य है। तो अब ये हमारी जो आचरण नियमावली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी न तो दहेज देगा और न लेगा, और न दहेज लेने या देने के लिए उकसाएगा, या किसी प्रकार का दहेज वधु के माता पिता या संरक्षक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कभी कभी इनडायरेक्टली मांगते हैं। मुझे आज भी याद है, आज से करीब 25 साल पहले की बात याद आती है। तो हमारे एक साथी इंजीनियर थे, उनके भाई की शादी होने वाली थी, तो वो इनडायरेक्टली कैसे बात करते थे, तो उन्होंने अपनी ड्रॉर में एक लिस्ट रखी हुई थी, तो वहीं अक्सर लोग उनके पास आते थे उनके भाई के लिए बात करने के लिए। उनका भाई भी इंजीनियर था, तो लोग जब आते थे तो वो सीधे सीधे नहीं कहते थे हमें चाहिए, कह रहे अरे वो आजमगढ़ वाले फलाने आए थे, देखिए वो ये लिस्ट दे गए हैं, वो ये लिस्ट दे गए हैं, देख लीजिए। तो व्हाट इज दिस? ये एक तरीके से इनडायरेक्टली मांगा जा रहा है ना, अप्रत्यक्ष रूप से मांगा जा रहा है। तो हमारी आचरण नियमावली में जो भी सरकारी सेवा में आएगा उसमें क्लियर कट कह दिया गया है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई मांगता है या उकसाता है, तो फिर वो धारा 2 जिसके बारे में हमने कही, कारावास और जुर्माना हो सकता है। और अगर सरकारी सेवक है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब सरकारी सेवक के मामले में अगर उसकी पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है तो पुलिस वुलिस में जाना चाहती तो जाए, ना भी जाना चाहती तो मत जाए, केवल उसको अपने पति के कार्यालय जाना है और वहां जाकर एक कंप्लेंट देनी है कि मेरा पति उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में या केंद्र सरकार की सेवा में इस पद पर कार्यरत है, और दहेज के बारे में जो आपकी कंप्लेंट है वो दी जा सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो उनके जो नियुक्ति प्राधिकारी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वही उनको ठीक कर देंगे, वही उनका इलाज कर देंगे, क्योंकि आचरण नियमावली के अनुसार ये जो है मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट क्या होता है? कंडक्ट रूल्स का वायलेशन ही मिसकंडक्ट होता है। तो सरकारी सेवक के लिए तो अधिनियम के, कानून के अलावा भी मना। तो दहेज मांगने की सजा कोई भी व्यक्ति जो वधु के माता पिता या दूसरे रिश्तेदारों या उसके गार्डियन या संरक्षक से किसी प्रकार दहेज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांगता है तो उसको कारावास हो सकता है, जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी। ये किसी अन्य के लिए है, और उसको 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और जो कारावास है वो मिनिमम 6 महीने और 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अधिनियम में एक चीज और है, इसमें विज्ञापन पर भी प्रतिबंध की बात की गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या अन्य किसी रिश्तेदार के विवाह हेतु अपनी संपत्ति या धन अथवा दोनों में से किसी प्रकार की हिस्सेदारी, यानी विज्ञापन ऐसा निकाला जिसमें ये सब बातें कही गई हैं, तो
उससे ऐसा लगता है कि वो अपनी हैसियत बता रहा है और वो कुछ चाहता भी है। अगर ऐसा विज्ञापन है और उसकी अगर कंप्लेंट होती है तो भी अ, कारावास की सजा हो सकती, मिनिमम 6 महीने, और इसको लगभग 5 साल तक बढ़ाया जा सकता, और इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता, और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो ये हमने देखा कि ये विज्ञापन पर भी प्रतिबंध है। तो जो अधिनियम की धारा 5 है, ये कहती है कि दहेज लेने और देने में अगर कोई एग्रीमेंट हो गया, कोई राजीनामा हो गया लिखित में कि साहब हम जो है आपको होंडा सिटी देंगे, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। अगर वो एग्रीमेंट लेके वो जाते हैं कि साहब इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि अगर ये करोगे तो हमको ये गाड़ी देंगे, फलाना देंगे, तो वो एग्रीमेंट नल एंड वाइड होगा। उस एग्रीमेंट का कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस होगा, अमान्य होगा। अब जो धारा 6 है वो दहेज के लाभग्राही के बारे में बताती है कि दहेज, अब मान लीजिए दे ही दिया गया, तो दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारी के लाभ के लिए होगा, और लोग नहीं उसको ले पाएंगे। जहां किसी प्रकार का दहेज किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किया गया हो, उसे संबंधित महिला को छोड़कर जिसके विवाह में ये दिया गया है, जिसकी शादी हुई है, तो वो व्यक्ति उसी महिला को हस्तांतरित कर देगा। अगर ये कहा जाता है कि जब दहेज लिया गया, तो शादी के 3 महीने के अंदर आदान प्रदान तो हो ही चुका, तो 3 महीने के अंदर उस महिला को हस्तांतरित कर दिया जाएगा अगर विवाह के पहले लिया गया है। और दहेज लेने की तिथि के बाद, विवाह के बाद मान लीजिए लिया गया है, ठीक, तो दहेज लेने की तिथि या 3 महीने के अंदर या नाबालिग थी। हालांकि अब ऐसे उदाहरण कम देखने में आते हैं कि नाबालिग बच्ची की शादी कर दी जाए, लेकिन कहीं कहीं अब भी देखने को मिलता है। तो अगर दहेज तब लिया गया जब महिला नाबालिग थी, तो उसके 18 वर्ष की आयु होने के 3 महीने के अंदर उसको सौंपना होगा। तो तब तक के लिए वो अमानत के रूप में उसको संभाल के रखा जाएगा, और अगर वो 3 महीने के अंदर उसको, अगर किसी और व्यक्ति ने वो संपत्ति ले रखी है या किसी प्रकार की मूल्यवान वस्तु दहेज के रूप में, और 3 महीने के अंदर वो उस महिला को सौंपने में असफल रहते हैं, नहीं सौंपते हैं, तो फिर उनको कारावास हो सकता है, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल, और इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है जो 10,000 रुपए तक का हो सकता है। अब आते हैं, अगर मृत्यु हो जाती है, अगर मृत्यु हो जाती है उसके पहले ही, एक आ गया कि 3 महीने के अंदर इसको देना है, उसके पहले ही मान लीजिए महिला की मृत्यु हो गई, तो उस महिला के उत्तराधिकारी को इस समय के दौरान जिस व्यक्ति ने उसे रखा हुआ है अमानत के रूप में, जो उत्तराधिकारी उस पर दावा करेगा उसको दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और है, अगर किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्षों के अंदर हो जाती, 7 वर्षों के अंदर, तो अगर उसका कोई संतान नहीं है, तो वो जो राशि है, जो संपत्ति है, उसके माता पिता को हस्तांतरित की जाएगी। संतान है तो उसके बच्चों को दी जाएगी, और अगर बच्चे नाबालिग हैं तो जब तक बालिग नहीं होते अमानत के रूप में रखी जाएगी। तो अब न्यायालय का अधिकार देखते हैं। तो जो दहेज निषेध अधिनियम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अब सवाल ये होता है कि अपराध का संज्ञान कौन लेगा। तो इसमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की, उसमें ये कहा, उसमें समावेशित किसी भी चीज का विरोध नहीं किया जाएगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से, इससे नीचे का न्यायिक अधिकारी इस प्रकार के अपराध की सुनवाई नहीं करेगा, यानी सीनियर लेवल का आदमी करेगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो मैं अब नीचे आपसे बोलने वाला हूं, उनको छोड़कर न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। ऐसे अपराध जो उसकी जानकारी में अथवा पुलिस रिपोर्ट के तथ्यों से हो, मिलकर लेने से हो, या अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा
अथवा ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य रिश्तेदार द्वारा, या किसी भी, अब अक्सर देखा गया है कि बहुत से लड़की के रिश्तेदार वगैरह जो है वो शिकायत करने से जरा कतराते हैं, उनको शिकायत करने में भी डर लगता है। अगर ऐसी स्थिति है तो कोई एनजीओ भी कर सकता है, कोई मान्यता प्राप्त संस्था भी कर सकती है, कोई मान्यता प्राप्त संगठन भी शिकायत कर सकता है। ऐसे बहुत से संगठन हैं जो महिला अधिकारों के लिए काम करते हैं, तो वो संगठन भी शिकायत कर सकता है, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। अब एक चीज और है इसमें, इस अधिनियम में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान है। तो उसके अधिकार क्षेत्र और उसके कर्तव्यों का निर्धारण भी इसमें किया गया। तो अधिकांश राज्यों ने अपने यहाँ प्रत्येक जनपद में एक दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, हमारे यहाँ भी की गई है। और 1961 का जो दहेज निषेध अधिनियम है उसको समय समय पर संशोधित भी किया गया। परंतु सामाजिक न्याय का वो भाग जहां दहेज मांगने वालों को कठोर सजा दिए जाने का उद्देश्य, ऐसा लगता नहीं कि अधिनियम पूरा कर रहा है, क्योंकि दोषी दोष कम ही सिद्ध हो पाता है, क्योंकि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, अधिकांश लोग छूट जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अब ये जो दहेज निषेध अधिनियम है, इस बुराई को समाप्त करने की जो विफलता हुई, उसने हमारी विधायिका को नए ढंग से अधिनियम बनाने के लिए प्रेरित किया। और फिर 1983 में हमने इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें संशोधन किए। और विवाहित महिला के ससुराल द्वारा जो क्रूरता की जाती है, उस पर प्रभावी या प्रभावशाली ढंग से उस पर विचार करने के लिए इनमें संशोधन किए गए। तो अब जो मैं बात करने वाला हूं, इंडियन पीनल कोड, इसकी बात कर रहा हूं, तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे लागू होता, सब पे। तो ये आईपीसी की धारा 498A है, 498A, आप चाहे तो नोट कर लें, आईपीसी 498A, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 498A, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता। तो ये आप याद रखिएगा, 498A। इसमें कहा क्या गया है? इसमें यह कहा गया है कि एक महिला पर उसके पति अथवा उस पति के किसी भी रिश्तेदार द्वारा की गई क्रूरता दंडनीय है। क्रूरता, अब अगर क्रूरता की बात है, अभी क्रूरता क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे। तो कारावास हो सकता है, जिसको 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना जो न्यायालय उचित समझे वो हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, कारावास भी जुर्माना भी। 498A क्रूरता के बारे में। अब क्रूरता है क्या, वो भी इसी में डिफाइन किया गया है। तो क्रूरता से आशय ये है कि जानबूझकर पति अथवा पति के किसी रिश्तेदार द्वारा किए जाने वाला ऐसा व्यवहार जो महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, अथवा उसको गंभीर शारीरिक, मानसिक या नैतिक क्षति पहुंचाता है। ध्यान दीजिएगा, जानबूझकर, एक ये कीवर्ड है, पति अथवा पति के किसी भी रिश्तेदार द्वारा। वो पति की बहन हो सकती है, पति की माँ हो सकती है, पति का भाई हो सकता है, पति का पिता भी हो सकता है, पति का कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। उनका ऐसा व्यवहार जो महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाता या उसको गंभीर शारीरिक, मानसिक या नैतिक क्षति पहुंचाता, उसके पति अथवा पति के रिश्तेदार द्वारा महिला का उत्पीड़न या उसके किसी रिश्तेदार से किसी भी गैर कानूनी ढंग से संपत्ति की मांग, डिमांड हो रही है। ऐसी बहुत सी शिकायतें बाद में भी आती है ना, शादी के बाद कि साहब जो है ये कह रहे हैं कि तुम मेरे फलाने दोस्त को जो मुझसे नीचे पद पे काम करता है उसको तो ये वाली गाड़ी मिली है, और तुम्हारे घर वालों ने मुझे गाड़ी नहीं दी, मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और उसकी वजह से उसका उत्पीड़न होता।
उसको भी क्रूरता कहा जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये क्रूरता हो रही है और लड़की सहन कर रही है, किसी को बता नहीं रही है, तो फिर नहीं काम होगा। अपराध संज्ञेय तभी होगा जब इसकी सूचना दी जाए। किसको दी जाएगी? या तो पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी को दी जाएगी। कौन दे सकता है? पीड़ित महिला दे सकती है, पीड़ित महिला के रिश्तेदार दे सकते हैं, कोई एनजीओ दे सकता है, और अगर कोई रिश्तेदार नहीं है तो राज्य सरकार की ओर से कोई अगर अधिकृत कर्मचारी है, जैसे अभी हमने दहेज निषेध अधिकारी कहा था, वो भी दे सकते हैं। तो न्यायालय जो है वो अपराध पे संज्ञान लेगा। जैसा कि हमने पहले कहा, पुलिस रिपोर्ट है या अपराध पीड़िता द्वारा की गई शिकायत है या रिश्तेदार द्वारा की गई है, तो वो सब शिकायत कर सकते हैं। ये थी आईपीसी की धारा 498A। तो 498A आपको, इसको आपको पता होना चाहिए, कि लिख लीजिए आप। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 498 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर लागू है। तो आईपीसी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी, यानी प्रत्येक भारतीय पर लागू। पहले वाला दहेज ने कहा था जहां पे शरीयत है जिन पे लागू होते नहीं है, लेकिन ये लागू है। तो विकल्प और भी हैं। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A 113A, उसमें क्या कहा गया कि यदि कोई महिला अपने विवाह की तिथि से 7 वर्षों के अंदर आत्महत्या करती है या उसकी मृत्यु होती है और उसने पहले कभी ऐसी शिकायत की थी कि मुझे दहेज मांगा जाता है, उसके लिए मुझे ताने दिए जाते हैं, या कोई भी शिकायत की थी, तो उसे संदिग्ध मौत माना जाएगा विवाह के 7 साल तक। तो अब ये बात सिद्ध होनी करनी पड़ेगी, ये मतलब इसकी जांच होगी, संदिग्ध माना जाएगा और उसकी जांच होगी, क्या उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया, क्या उसको दहेज के लिए उसका उत्पीड़न होता था। तो दहेज मृत्यु की थोड़ी और बात करें। भारतीय समाज में स्त्री हमेशा एक आदर्श के रूप में उसको समझा गया है। लेकिन देखिए कितने दुख की बात यह है कि हम तो जो संस्कृत में श्लोक एक पढ़ते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता, देवता का मतलब प्लूरल है, प्लूरल, यानी एक देवता नहीं न जाने कितने देवताओं का निवास होता। कहते तो हम यही हैं, लेकिन क्या व्यवहार में भी ऐसे ही होता? क्यों बेटा, कोई बच्ची वो बता सकती है क्या व्यवहार में ऐसा होता? एनीबडी? नो सर। नहीं होता ना। तो नो ये सर। एक विडंबना है कि हम बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची आदर्शवादी कर लेते हैं, और हमने पहले भी कहा शिक्षा वही है जो व्यवहार में आती है। व्यवहार में। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, मैं समझ गया, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। सर। तो स्त्री को हमेशा एक आदर्श के रूप में समझा गया है, तो उसको हम कहते हैं कि ये परिवार की अद्वितीय शक्ति है, उसके साथ ही संस्कृति, विरासत और धर्म की रक्षिका भी है। लेकिन वास्तव में उसका ये रूप जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण और भयानक रूप से बढ़ते हुए दुल्हन को जलाने की जो विभत्स घटनाएं होती हैं, उसके कारण तो ये रूप बिखर चुका है। वधु के उत्पीड़न और उसके मारने के अधिकांश मामलों में आपने देखा होगा कि दहेज मांगने और पैसा ऐंठने की घृणित प्रथा और पति के रिश्तेदारों को वधु के माता पिता द्वारा उपयुक्त रूप से पूरा मान नहीं दिया जाता कभी कभी, तो उसकी विफलता में भी इसका कारण सोचा जा सकता है। और अगर इस प्रकार की मृत्यु होती है तो इससे ज्यादा बर्बर और जघन्य कुछ नहीं हो सकता। तो दहेज के लिए मारना अपने आप में एक अपराध है। ये पति और उसके परिवार के सदस्यों के लिए ये बहुत ही घृणित चीज है, और
जब तक दूल्हे विवाह बाजार में बिकते रहेंगे तब तक तो फिर ये होता रहेगा। तो एक मामला आया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जो अगर आप नोट करना चाहें तो लक्ष्मण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के पास एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता आ जाए तो दहेज की बुराई अपनी प्राकृतिक मौत मर जाए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, देखिए जिसके पास शक्ति है उसको कोई शोषण नहीं कर सकता उसका। शक्ति कैसे होती है? एक तो होती है आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति, और एक होती है मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति, और एक होती है आर्थिक यानी आर्थिक। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो शारीरिक जो स्ट्रेंथ है उसका उतना महत्व नहीं है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर मानसिक शक्ति है तो फिर आर्थिक शक्ति आ ही जाएगी। और अगर इस प्रकार की शक्ति है, आर्थिक स्वतंत्रता है, तो जैसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दहेज की बुराई अपनी प्राकृतिक मौत मर जाएगी, तब फिर वो लड़की जो है वो शोषित होने से मना कर देगी। वो नहीं शोषित हो पाएगी, फिर वो उसको कोई शोषित नहीं कर पाएगा, उसका शोषण नहीं कर पाएगा। और शिक्षा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के बिना आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, और शिक्षा सचमुच की शिक्षा होनी चाहिए। और अगर आप पश्चिमी देशों की बात करें तो हमारे देश में और पश्चिमी देश की महिलाओं में क्या फर्क है? फर्क ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा का एक्सेस अब तो होने लगा है लड़कियों की शिक्षा के लिए भी, लेकिन पुराने दौर में तो लड़कियां तो कोई कोई पढ़ती थी। अब जो है थोड़ा सा हमने देखा है कि लड़कियों की शिक्षा पे लोग ध्यान देने लगे हैं, और जितनी शिक्षा लड़के को देते हैं उतनी लड़की को भी देने का प्रयास करते हैं। और पश्चिमी देशों में ये पहले से हो रहा था, और वहां की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, इसलिए उनका शोषण जितना हमारे समाज में होता है उतना नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता होती थी। और दुल्हन को जलाना ये तो हमारे समाज पे कलंक है। कलंक है या नहीं? और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बढ़ते हुए मूल्य और हमेशा बढ़ते हुए जीने की कीमत और उपभोक्ता उत्पादों में बेतहाशा वृद्धि के साथ जुड़ने से जो विलासितापूर्ण और आवश्यक वस्तुओं का अंतर प्रभावित हो गया। और नई पीढ़ी जो है वो आसानी से बिना मेहनत किए धन हासिल करने के लिए लगती है, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने देखा बहुत से लड़के जो सर्विस कर रहे हैं, जो 15 साल 18 साल में कमाने के बाद जो अफोर्ड कर पाते हैं, जो चीजें खरीदना वो चाहते हैं मुझे तुरंत ही मिल जाए, और उसके लिए ये उनको लगता है कि ये आसान रास्ता कि सब लड़की आए और साथ में ये भी आ जाए। तो वो सामान जो वो अपनी नौकरी से 15-18 साल में खरीद सकता होता, तो वो उनकी जो लालसा है उसकी वजह से वो तुरंत आ जाता। और वधुएं जो है वो इस उपभोक्तावाद के जो शानदार विकास हो रहा उसकी वो अनिश्चित पीड़िताएं हैं। कौन लड़की चाहती है कि मेरे माता पिता का ये बुरा हाल हो जाए, उनको कर्जा लेना पड़े? और क्या कोई लड़की चाहती है? ऐसा नहीं चाहती। नहीं सर। नहीं तो सर। वो नो सर। हाँ, तो नो वो सर। तो पति और उसके परिवार के सदस्य महिला और उसके परिवार की तरफ अपनी जो बाजारी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में देखते हैं। और अगर चलिए महिला की मृत्यु के बारे में थोड़ी और बात कर लें कि मृत्यु प्राकृतिक दुर्घटना, आत्मघाती या नरसंहार जैसे प्रकार की होती है, तो अदालत को मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि ये जो मृत्यु हुई है इसमें वास्तव में क्या दहेज के लिए इन पर इनका उत्पीड़न हुआ था, क्या इस बच्ची को उकसाया गया था,
आईपीसी की एक धारा और है 304 बी, नोट कर लीजिए 304 बी, 304 बी, और एक धारा है 113 बी। इसको भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1986, इसमें संशोधन हुआ था 1986 में, वही जो 61 वाला अधिनियम था, उसके माध्यम से इसको सम्मिलित किया गया, जो 1986 से प्रभावित है। 304 बी को जरा देख लें, 304 बी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि यदि किसी महिला की मृत्यु 7 विवाह के 7 वर्षों के भीतर हो जाती है, जो किसी प्रकार से जलने, शारीरिक चोट या वो मतलब सामान्य मृत्यु नहीं है, असामान्य मृत्यु है या संदिग्ध है, और अगर मृत्यु से पहले ये पता चलता है या उसने कभी भी शिकार व्यवहार हुआ, उसका पीड़न हुआ उसके पति द्वारा या पति के रिश्तेदारों द्वारा, कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान चीज लड़की से या लड़की के रिश्तेदारों से प्राप्त करना चाहते थे, तो इसको कहा जाएगा डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु कहा जाएगा इसको। तो यदि ये पता चल जाता है कि दहेज की किसी मांग से संबंधित है ये मृत्यु, चाहे वो व्यक्ति डायरेक्टली इसके लिए जिम्मेदार ना हो, लेकिन अनुमानित रूप से ऐसा माना जाएगा कि उसने दहेज हत्या की है, जिसने मांगा था, जिसने उत्पीड़न किया था, ये माना जाएगा कि उसने दहेज हत्या की है। बात समझ रहे हैं? लड़की ने आत्महत्या की है या उसकी संदिग्ध मृत्यु हुई है, और ऐसे सबूत हैं कि उसको पूर्व में वर पक्ष के किसी सदस्य ने उत्पीड़न किया था, उसने पहले किसी से ऐसा बताया था, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने दहेज हत्या की। यदि कोई निर्दयता या उत्पीड़न हुआ है और 7 साल के अंदर अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, और इस बात का सबूत है कि व्यक्ति जानकर उसकी मौत का कारण बना, तो फिर 302 जानते हैं, 302 होता है मर्डर, तो फिर वो कन्वर्ट होके 302 इंडियन पिनल कोड का मुकदमा बनेगा। 302 में होता हत्या, तो हत्या का मुकदमा चलेगा। तो क्योंकि दहेज मृत्यु का अपराध सामान्यतः घर में अकेले में, एकांत में और गोपनीय रूप से होता, इसलिए इंडिपेंडेंट और डायरेक्ट प्रमाण एकत्र कर पाना कठिन होता। तो इसके लिए संसद ने सेक्शन 113A आईपीसी, यानी इसका मतलब होता है विवाहिता महिला को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने का अनुमान, पक्का पता नहीं है, अनुमान, और 113B यानी दहेज मृत्यु का अनुमान। इसके अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम को अभियोगी पक्ष द्वारा अनुमानों को प्रकट करने की, उनको लगता है कि इनसे ये मेरा अनुमान है कि हमारी बच्ची के ऐसा किया गया इसलिए इसने ऐसा कर दिया, तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार के ये प्राविधान इसमें किए गए हैं, जो हमने आईपीसी देखा और वो देखा, तो हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि विवाह वो सामाजिक अवसर है जिसमें परिवार और मित्र करीब होते हैं, लेकिन अब ये संबंधित परिवारों की आर्थिक क्षमता के दिखावे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ये शान शौकत का प्रदर्शन, आर्थिक क्षमता दोनों दिखाना चाहते हैं, वधू पक्ष भी दिखाना चाहता है अपनी आर्थिक क्षमता, और भव्य समारोह के लिए धन जो है वो परिवार की तरफ से आता है, और बहुत ज्यादा धन खर्चा हो जाता है, और पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है। ये सही भी हो सकता है अगर दोनों पक्ष बहुत संपन्न है, और अगर दौलत का जो विनिमय है वो सद्भाववश हुआ है, लेकिन फिर भी दहेज आज के दौर में एक अभिशाप बन गया है, और समाज के सभी लोग इस प्रकार के इस बुराई से, इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो जो दहेज निषेध अधिनियम है, ये हमारी जो विधायिका है, जो कानून बनाने वाली संस्था संसद है, उनका इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने का एक प्रयास था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि केवल कानून बना दिया तो उससे हमारा ये प्रयास सफल हो गया, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि महिलाओं को आर्थिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता था,
और लड़कियों के माता पिता उन्हें ऐसा बोझ मानते थे जो उन्हें अपनी पीठ पर से किसी भी कीमत पे उतारना। ऐसा आज भी कहीं कहीं समझा जाता है कि भाई इसकी शादी कर दें तो भाई एक दिमाग से वो हटे, तो उसकी वजह तो दहेज ही होता है ना। और जो कन्या भ्रूण हत्या, उसके कारण भी यही है, क्योंकि उनको ये मन में डर समा जाता है कि अब कैसे शादी करेंगे। तो विवाह के अवसर पर अनावश्यक जो खर्च है वो वधु पक्ष के परिवार के सम्मान के मुद्दे से भी कहीं कहीं संबंधित हो गया है। कहीं कहीं तो वधु पक्ष वाले खुद ही ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे, जैसे वो एक बहुत पहले ऐड आता था ना कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, प्रतिस्पर्धा कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी में ये किया है तो हम उससे बढ़ के करके दिखाएंगे। तो वर पक्ष जो है वो जनरली वर पक्ष जो है वो एक शानदार वो चाहता है कि भाई आप जो है जो पार्टी है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसमें आमंत्रित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं। तो यदि कोई उपहार दूल्हा या दुल्हन को स्वेच्छा से दिए जाते हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन जैसे ही इसमें बाध्यता के लक्षण आते हैं, बाध्यता मतलब डिमांड, मांगा जाता है, तब फिर ये असामाजिक और गैर कानूनी हो जाता है। तो जो दहेज निषेध अधिनियम है वो दहेज मांगने, लेने, देने, इसके लिए बहुत सी सजाएं हैं जो हमने अभी ऊपर देखी। लेकिन साहब ने याद किया था, बैठकर उनको फिर से याद करूंगा। उन्हें हम ये समझते हैं कि कोई सामाजिक बुराई दूर हो जाएगी तो ये हमारा भ्रम है। जब तक हम समाज की चेतना को जागृत नहीं कर पाएंगे तब तक बुराई दूर होगी नहीं। कानून तो बनते रहते हैं, किताबों में लिखे रहते हैं, लेकिन बुराइयां नहीं खत्म होती। केवल एक बुराई थोड़ी, और भी है, बहुत सी हमारे समाज में चलती है। तो सबसे पहले तो हमारी छात्राओं को, जो बच्चियां मुझे सुन रही हैं, उनको स्वयं जागरूक होना होगा, औरों को जागरूक करना होगा, और ये प्रण लेना होगा कि हम बिना दहेज की शादी करेंगे। मांगने वाले से क्यों करती हैं? तो जो विवाह योग्य नहीं है उससे विवाह मत करिए। अगर ऐसा हो जाए, सब लड़कियां ये ठान लें कि हम जो दहेज मांगेगा मुझसे शादी करेंगे ही नहीं, यस सर। अगर सब लड़कियां ठान लें तो ये ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब सुधर जाएंगे। तो इसमें बच्चियों को आगे आना होगा और ये प्रण लेना होगा कि हम ऐसे व्यक्ति से नहीं करेंगे जो दहेज मांगता होगा या उसका परिवार मांगता होगा। अगर किसी बच्ची को कोई बात पूछनी हो तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकती हैं, अपना नाम बताइए और आप पूछिए जो भी आपके सवाल हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम। कोई स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहे आपका स्वागत है। यस सर, मेरा नाम श्वेता है। हाँ बताइए बेटा। सर मैं मतलब जैसे माँ बाप होते हैं तो माँ बाप का अगर लड़का है सर, अगर सरकारी हाँ बोलिए, आपकी आवाज, लड़का है के बाद सरकारी के बाद आवाज रुक गई, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए अगर बेटा, कोई आपकी लड़का, आवाज चली गई। सर अगर माँ आवाज नहीं आ बाप, रही बेटा। यस सर बोल रही हाँ हूँ। कोई लड़का, उसके आगे बोलिए। सर अगर माँ बाप अगर सरकारी नौकरी करता है तो उसके माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटे की जिस लड़की से शादी हो तो उसका माँ बाप इतनी बड़ी पोस्ट पे है मेरा लड़का, तो माँ बाप उसका दहेज दे, लड़की वाले तो मांगते हैं मेरा लड़का पोस्ट पे है तो आप हमको दहेज हाँ दीजिए। तो सर ऐसा देखिए, नहीं। शादी तो दोनों, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, मांगते हैं, लेकिन शादी तो दोनों पक्षों की आवश्यकता है ना। यस क्या सर, केवल शादी लड़कियों की आवश्यकता है, लड़कों की नहीं है क्या? यस सर दोनों लोगों की है। दोनों की है। और अगर सब लड़कियां ठान लें कि जो दहेज मांगने वाले होंगे हम उनसे शादी ही नहीं करेंगे, तो फिर सब सीधे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो बस यही करना, यही जागृति तो लानी है, डरने की जरूरत नहीं है। वाला पक्ष
पता है वो सर समझते हैं कि देर होगी शादी में तो लोग समाज क्या बोलेगा लड़की के बारे में, तो सर दहेज देते हैं, कैसे भी करके दे या कर्ज ले या कैसे भी देते हैं। तो देते हैं तो बेटा, अगर देते हैं तो फिर ये चलता रहेगा ऐसे। अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? हिम्मत करनी पड़ेगी सर ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है, कोई मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता है। बस ये सब लोगों के बारे में या समाज के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। लोगों की मेंटेलिटी में चेंज आना चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल, सब यही समझते हैं कि शहीद भगत सिंह फिर से पैदा हो जाए, लेकिन मेरे यस सर, पड़ोसी घर में हो, मेरे घर में ना यस रहे। सर। दूसरों की बराबरी करना यही तो या दिक्कत। ऐसे करना है वैसे करना है, इन्होंने ये किया है तो हम इससे बड़ा करेंगे। हम सबसे बड़ी हाँ प्रॉब्लम सर यही है, हाँ, तो खुद में ही प्रतिस्पर्धा की प्रॉब्लम भावना है हो सर। जाती है सर कि प्रॉब्लम खुद मैं में ही सब। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, मेंटेलिटी लोगों की नहीं चेंज हो पा रही, वही चेंज होनी है। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो आज यहाँ रुके बेटा, फिर कभी किसी विषय पर चर्चा करेंगे। और अगर आप मेरे कुछ और लेक्चर देखना चाहें तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ मेरे तमाम विषयों पर लेक्चर्स हैं। अगर आप चाहें तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। राजेश सर। मैदानी करके आप सर्च करेंगे, जो मेरा नाम के स्पेलिंग आपको दिख रहा है यूट्यूब पर। यस सर। अगर वहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लेक्चर्स हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ओके सर, आज थैंक यू हम सर। तो हम हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर नीता को, और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर नीता को और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने कॉलेज की बच्चियों से मुझे बातचीत करने का अवसर दिया। और मुझे आज ये सब बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। आप थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू हेलो सर। सर, आपने अपनी थैंक यू सर। सर अगर कोई बच्चा कुछ और प्रश्न करना चाहे या कोई क्वेरी है किसी की, तो वो सर से पूछ सकता है। अभी अगर किसी बच्चे के अंदर कोई जिज्ञासा हो तो वो अपनी बात रख सकता है, उसका स्वागत है। किसी बच्चे को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? नो मैम। सर आपने हमारी छात्राओं को बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन व्याख्यान दिया, और साथ ही साथ आपने इसमें आईपीसी की बहुत सारी धाराओं के बारे में विस्तार से बताया। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है, आशा है कि हमारी छात्राएं इससे लाभान्वित हुई होंगी और इसको अच्छे से समझ पाई होंगी। यस मैं मैम। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद Yes, ma'am. अर्पित करती हूँ, और इसके Yes, लिए ma'am. आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद बोलने के बाद बोल रही मेरी तरफ से, मेरी छात्राओं की तरफ से और मेरे कॉलेज की तरफ से। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।